हिंदी पीरियड में स्वागत है। आज चालू करेंगे गजानन माधव मुक्तिबोध का संघर्ष स्वीकार है। आशा ये है जितने पाठ पढ़ाए विद्यार्थी सब नोटेशन बना लिए होंगे और कल आएंगे तो उसको लाएंगे तो पर भी असाइनमेंट वाला तो लाना ही है, ले आओगे तो और अच्छा है, उसका भी जांच हो जाएगा। अब आज गजानन माधव मुक्तिबोध के बारे में संक्षिप्त परिचय सुनिए। आपका जन्म हुआ था 13 नवंबर 1917 को श्योरपुर ग्वालियर मध्य प्रदेश में हुआ था। नागपुर विश्वविद्यालय से हिंदी में स्नातकोत्तर की उपाधि प्राप्त करके राजनांदगांव डिग्री कॉलेज में अध्यापन कार्य आरंभ किया। अध्यापन के साथ लेखन एवं पत्रकारिता में भी योग्यता और कार्य क्षमता का परिचय दिया। जीवन पर्यंत संघर्षों के फलस्वरूप आपको जीवन के प्रति एक नई दृष्टि और दृष्टिकोण की प्रेरणा मिली। जीवन परिवहन संघर्षों के फलस्वरूप आपको जीवन के प्रति एक नए दृष्टि व दृष्टिकोण की प्रेरणा मिली। आप प्रयोगवादी व प्रगतिवादी काव्य धारा के प्रतिनिधि साहित्यकार हैं। 11 सितंबर 1964 को नई दिल्ली में आपका निधन हो गया। इनकी रचनाएं हैं चांद का मुंह टेढ़ा, भोरी भोरी खाक धूल, काट का सपना, विपात, सतह से उड़ता आदमी। आलोचना में है कमायनी एक पुनर्विचार, नई कविता का आत्मसंघर्ष, नए साहित्य का सौंदर्य साथ। अब आखिर रचना क्यों नाम से समीक्षा की समस्याएं एवं साहित्यिक डायरी और भारत इतिहास और संस्कृति आदि। आप देखेंगे इनकी भाषा शैली, आपकी भाषा उत्कृष्ट परिमार्जित खड़ी बोली है, नूतन प्रतीकों बिंबों से लसित सहज एवं भावानुकूल है। अंग्रेजी, उर्दू, फारसी, अरबी शब्दों से भावों की पूर्णता के लिए आपने परहेज नहीं किया है। आपकी कविताएं प्राय लंबी है। क्षणिक अपने परमात्मा को सुरता करते रहिए, सहारा लीजिए। कक्षा 12वीं में सहारा लेना है। मैं बार बार कक्षा 12वीं के विद्यार्थियों को निवेदन करता हूँ और आशा करता हूँ कि आप लोग सभी सहयोग लेंगे। ठीक है, लेते छे, आशा है। नहीं ले रहे हैं तो इस साल लेंगे जरूर। इसमें कल्याणी समाये हुए है, आशे के विपरीत आपको बेनिफिट मिलेगा। याद कर रहे हैं सब, सहारा ले रहे हैं। चलिए परमात्मा को सुरता कीजिए, प्रेम पूर्वक सुरता कीजिए। उनको शक्ति और गुणों को ख्याल कीजिए, अभिभूत होइए, अपने में समाहित कीजिए। मास्टर्स ऑलमाइटी अथॉरिटी बनिए, शांति के सागर बनिए, ज्ञान के सागर बनिए। मास्टर ज्ञान सागर, मास्टर शांति के सागर, पवित्रता के सागर, विघ्न विनाशक, मास्टर विघ्न विनाशक, आनंद के सागर, मास्टर आनंद के सागर। अच्छा, ओम शांति। पाठ का सार है संघर्ष स्वीकार है। जो अपने जीवन में जो कुछ इस पाठ के माध्यम से ये व्यक्त किए हैं, जो उन्होंने हासिल किया है, उसकी मूल स्रोत क्या है। प्रस्तुत कविता मुक्तिबोध के निजी अनुभवों पर आधारित है और कहीं से प्रयोजित नहीं है, उनके अनुभव के आधार पर है। ये संघर्ष स्वीकारा है पाठ। कवि की प्रेरणा अज्ञात है, कौन प्रेरित किया, क्या किया, उनको पता नहीं। लेकिन
कवि स्वीकार करता है उसके जीवन में जो भी कमजोरियां हैं या उपलब्धियां हैं वे उनके सभी अज्ञात प्रिय के प्रेम और समर्थन से प्राप्त है। अज्ञात प्रिय के प्रेम और उसके समर्थन से प्राप्त है। उसकी गर्वीली गरीबी, गंभीर अनुभव, विचार चिंतन, भावनाओं की नदी आदि सब मौलिक है, लेकिन वे सब अपने प्रेम का संबल पाकर ही प्राप्त हुआ है, अपने आप नहीं। उस अज्ञात प्रिय से कवि का रिश्ता बहुत गहरा है। जितने भी वे प्रेम उमड़ता है उसका हृदय पुनः भर जाता है, जैसे उसके भीतर कोई झरना हो। उसकी प्रिय उस पर चांद की तरह आच्छादित रहती है। उसकी प्रिय को भी कवि से अगाध प्रेम है। कवि अपने अज्ञात प्रियो को भूल जाने की प्रार्थना करता है। यद्यपि वह उनके लिए धन स्वरूप है तो भी वह वियोग की गहरी अमावस्या को अपने जीवन में लाने को तैयार है, क्योंकि हर समय उसके प्रिय की उपस्थिति उसे आंतरिक रूप से कमजोर बना रही है। कवि के जीवन की जो भी उपलब्धियां उनकी प्रिय की देन और प्रिय ने उनके प्रत्येक सुख दुख को स्वीकार किया है। अपनी प्रिय की आत्मीयता और ममता से पूरी तरह विभूत है। उसे विश्वास है कि वियोग एवं विस्मृत में भी उसे प्रिय का ही सहारा मिलेगा। उसके भूलने पर भी और वियोग से भी उसका प्रिय का सहारा मिलेगा। तो चालू करें। पाठ का सारांश सुन लिया। यदि इस भाव को यदि अपने मेंटलिटी रखेंगे तो बहुत सहज अनुभव होगा आपको। कविता का अर्थ करने में दो तरह का है, अब पैटर्न बदल गया है। अगले साल से अर्थ ग्रहण संबंधी प्रश्न पूछा जाता है, सौंदर्य संबंधी, सौंदर्य काव्य सौंदर्य संबंधी, ठीक है, सौंदर्य बहुत संबंधी प्रश्न पूछे जाते हैं। सभी का दोनों तरह का प्रश्न लिख रहे हैं विद्यार्थी, अब दोनों तरह का प्रश्न लिखना है, तब आपका कंप्लीट तैयारी होगा। फेयर कॉपी में लिखेंगे। यदि फेयर कॉपी में लिखते हैं तो टीचर मान के चलता है कि परीक्षा में यदि आएगा और बिना देखे लिखने के लिए बोला जाएगा तो जरूर कुछ न कुछ लिख डालेगा। आशय जरूर पूरा करेंगे। और सभी विद्यार्थियों को क्या करना है, निश्चित रूप से अपने कॉपी में लिखना है, ठीक है, और उसको तैयारी करके लिखना है। पहला मंत्र देखते हैं। जिंदगी में जो कुछ है, जो भी है, संघर्ष स्वीकारा है, इसलिए जो कुछ भी मेरा है वह तुम्हें प्यारा है। तुम्हें प्यारा है। गर्वीली गरीबी यह, गंभीर अनुभव शब्द यह, विचार वैभव शब्द, दृढ़ता यह, भीतर का सरिता यह, अभिनव शब्द मौलिक है। मौलिक इसलिए कि पल पल में जो कुछ भी जागृत है, अपलक है माने निरंतर है। संवेदन तुम्हारा है। संवेदन माने संवेदना तुम्हारा है, ठीक है। बहुत ही सुंदर भाव है। मतलब यहाँ आप संदर्भ में लिखेंगे। आरोह भाग 2 में संकलित गजानन माधव मुक्तिबोध की कविता संघर्ष स्वीकार से उद्घृत है, उसी पाठ से लिया गया है, बन जाएगा। और प्रसंग में क्या करेंगे, लिखेंगे कविता में जीवन के प्रति कवि के व्यापक सकारात्मक और कृतज्ञ दृष्टिकोण को व्यक्त करती है। जीवन के प्रति कवि के व्यापक सकारात्मक और कृतज्ञ दृष्टिकोण को व्यक्त किया गया है। कवि के जीवन के प्रति दृष्टिकोण सदैव सृजनात्मक और प्रगतिशील रहा है। जिंदगी में जो कुछ है, उसे जो भी है, संघर्ष स्वीकारा है, इसलिए जो कुछ भी मेरा है वह तुम्हें प्यारा है। कवि अपने प्रियतम को संबोधित करते हुए कहते हैं कि उसने भला बुरा जो कुछ भी प्राप्त किया, उसके जीवन में सुख दुख भला बुरा जो कुछ भी है, उस सबको प्रसन्नता के साथ स्वीकार किया है। जिंदगी में जो कुछ है, जो भी है, संघर्ष स्वीकारा है,
इसलिए जो कुछ भी मेरा है वह तुम्हें प्यारा है। और आगे, इसका कारण क्या है? इसका कारण यह है उसके पास जो कुछ भी है वह उसके प्रियतम को प्यारा है। इसलिए जो कुछ भी मेरा है वह तुम्हें प्यारा है। इसका कारण यह है कि उसके पास जो कुछ भी है उसके प्रियतम को प्यारा है। गर्वीली गरीबी यह गंभीर अनुभव शब्द, यह विचार वैभव शब्द, दृढ़ता यह भीतर का सरिता, अभिनव शब्द, मौलिक है मौलिक, किसी का कॉपी किया हुआ नहीं है। समझ में आ रही है बात? गर्वीली गरीबी, गरीबी में वही गर्वीली, और गंभीर अनुभव, विचार वैभव, विचार चिंतन भावनाओं की नदी, विचार वैभव, दृढ़ता या भीतर का सरिता, भीतर में जो भाव उमड़ रहे हैं, या अभिनव शब्द मौलिक है मौलिक। इसलिए कि पल पल में जो कुछ भी जागृत है अपलक है निरंतर है, संवेदन तुम्हारा है। मतलब तुम्हारा संवेदना है। कवि महोदय कहते हैं कि अपने प्रियतम की प्रसन्नता के लिए उसे जीवन से जो कुछ भी मिला है उसने संघर्ष स्वीकारा है। अपनी गर्वीली पर गर्व है, गर्वीली गरीबी, जीवन में उसे गहरे अनुभव प्राप्त हैं, गंभीर अनुभव शब्द। उसके पास विभिन्न प्रकार के विचारों की संपत्ति प्राप्त हुए हैं, गंभीर अनुभव, यह विचार वैभव शब्द। उसके पास विभिन्न प्रकार के विचारों की संपत्ति है, विचार वैभव। उसके पास इरादे मजबूत हैं, दृढ़ता वह मतलब इरादे मजबूत है, भीतर का सरिता, उनके मन में सरस भावनाओं की नदी बहती है। भीतर का सरिता या अभिनव शब्द, उनके मन में सरस भावनाओं की नदी बहती है। यह सभी कुछ मौलिक, नवीनता तथा स्वाभाविक है। नवीनता तथा स्वाभाविक है। मौलिक का भाव क्या है? नवीनता तथा मूल रूप में है, नवीनता है, स्वाभाविक है। इसमें किसी प्रकार की बनावट या दिखावा नहीं है। इसका कारण यह है कि कवि में, इसलिए कि इसका कारण है कि पल पल में जो कुछ भी जागृत है अपलक है, संवेदन तुम्हारा है। कवि के मन में हर क्षण जो भाव जागृत है वे निरंतर रहते हैं, अपलक है, निरंतर। कभी पलक झपाकर नींद नहीं लेते, कभी शांत नहीं होते हैं। इन सब के पीछे कवि के प्रियतम की संवेदना है। जो कुछ भी जागृत है अपलक है, निरंतर है, और संवेदन तुम्हारा है। मतलब संवेदना वो प्रियतम की है, उसी की प्रेरणा है। बहुत ही सीधा और सपाट अर्थ है, कोई आपको टेढ़ा मेढ़ा नहीं लेना है। मंजूर है? बहुत सरल है, बन जाएगा सबसे। जिंदगी में जो कुछ है, जो भी है, संघर्ष स्वीकारा है, संघर्ष को स्वीकार किया है। जो कुछ भी मेरा है वह तुम्हें प्यारा है। जो कुछ भी मेरे को प्राप्त हुए सब तुम्हें प्रिय है। गर्वीली गरीबी, गंभीर अनुभव, यह विचार वैभव, विचार की विभिन्न, विचार में गंभीरता, विचार वैभव, दृढ़ता, विचार में दृढ़ता, भीतर की स्थिरता, अभिनव शब्द मौलिक है, नवीनता है। और इसलिए कि पल पल में जो कुछ भी जागृत है अपलक है, संवेदन तुम्हारा है। ठीक है, अब देखेंगे, बन जाएगा, अर्थ बन जाएगा। आशा है सभी से अर्थ बन जाएगा। और विद्यार्थी देखेंगे अर्थ ग्रहण संबंधी प्रश्न है, 3-4 प्रश्न है,
सभी देखेंगे विद्यार्थी अपने अपने गाइड में मिल जाएगा। तीनों प्रश्न, चारों प्रश्न करेंगे, सौंदर्य संबंधी प्रश्न उत्तर भी करेंगे विद्यार्थी। करेंगे उसको आप करेंगे तो अर्थ के लिए और बहुत सहूलियत होगा। अब दूसरा खंड देखते हैं। मंजूर है? जाने क्या रिश्ता है, जाने क्या नाता है, जितना भी उड़ेलता हूं भर भर कर फिर आते हैं। कभी अपने प्रियतम को अत्यंत चाहता है। अज्ञात जो प्रियतम है उनको अत्यंत चाहते हैं और वह यह समझने में असमर्थ है कि इन दोनों के बीच वह कैसा संबंध है, उन्हें क्या रिश्ता है, जाने क्या नाता है। कहने का मतलब वह कौन सा रिश्ता है जिसने उसको प्रियतम से बांध दिया है। जितना भी उड़ेलता हूं भर भर कर फिर आता है। कवि के मन में अपने प्रियतम के प्रति अपार स्नेह भरा है। वह बार बार प्रकट करता है। जितनी बार स्नेह के जल को हृदय से बाहर उड़ेलता है उतनी बार वह पुनः भर जाता है। जाने क्या रिश्ता है, जाने क्या नाता है, ये कई महोदय को भी पता नहीं है कौन सा रिश्ता है जिसको उसने प्रियतम को बांध दिया है और अपने प्रियतम के प्रति अपार स्नेह भरा है, उसको बार बार प्रकट करता है, उड़ेलता है और स्नेह के जल को हृदय को बाहर उड़ेलता है, उतना बार वह पुनः भर कर आ जाता है। दिन में क्या झरना है, मीठे पानी का सोता है। कवि को ऐसा लगता है जैसे उसके हृदय में प्रेम का कोई झरना झर रहा है। दिन में क्या झरना है, मीठे पानी का सोना है, सोता है, या स्नेह के मीठे जल का कोई स्रोत बह रहा है। कई महोदय को ऐसे महसूस होता है। भीतर वह ऊपर तुम, मुस्काता चांद जो धरती पर रात भर, मुझ पर त्यों तुम्हारा ही खिलता वह चेहरा है। इसी कारण इस स्नेह में कभी कोई नहीं होती। हृदय के अंदर प्रिय का स्नेह है, भीतर वह प्रिय का स्नेह, ऊपर तुम और उसके प्रिय स्वयं साक्षात उपस्थित हैं। उनका खिला हुआ मुख कवि के ऊपर सदा इस प्रकार छाया रहता है जिस प्रकार पूर्णिमा का चांद रात भर पृथ्वी के ऊपर अपनी चांदनी को छटा बिखेरी रहती है। मीठे पानी का सोता है, भीतर वह ऊपर तो मुस्काता चांद जो धरती पर रात भर, मुझ पर जो तुम्हारा ही खिलता वह चेहरा है। जिस प्रकार से पूर्णिमा का चांद धरती पर अपनी पूरी रात चांदनी की तरह छटा बिखेरता है, उसी प्रकार उनका प्रियतम है, उसका प्रियतम है खिला हुआ मुख कवि के ऊपर सदा इस प्रकार छाया रहता है। ठीक है? जाने क्या रिश्ता है, जाने क्या नाता है, कवि को भी समझ में नहीं आ रहा है दोनों के बीच ये कैसा संबंध है, कौन सा रिश्ता है, उसको प्रियतम से जो बांध रखा है। दिल में क्या झरना है, मीठे पानी का सोता है। अपने प्रीतम के प्रति वो अपार स्नेह भरा है। उसको जितना भी उड़ेलता है, जितने भी उड़ेलता है तो मीठे पानी का सोता है, वो कहीं कम होने का नाम नहीं होता। उसको ऐसा लगता है जितने बार स्नेह की जल हृदय के बाहर उड़ेलता है उतनी बार पुनः भर जाता है। कभी को ऐसा लगता है कि हृदय में प्रेम का कोई झरना झर रहा है। ठीक है? ठीक है? या स्नेह के मीठे जल का कोई स्रोत बार है, झरना है या मीठे जल का स्रोत है। इसी कारण इस स्नेह दान में कभी कोई नहीं होती। स्नेह दान में हृदय के अंदर प्रिय का स्नेह है और उसके प्रिय स्वयं साक्षात उपस्थित है। उसका खिला हुआ मुख कवि के ऊपर इस तरह से छाया हुआ है जिस तरह से पूर्णिमा की चंद्रमा रात भर पृथ्वी पर अपनी छटा अपनी चांदनी की छटा बिखेरता रहता है, उसी तरह से अपनी उसका खिला हुआ मुख कवि के ऊपर सदा खिला रहता है, छाया रहता है। यह भी अवंती बहुत सरल है, बहुत सरल है। बनेगा अर्थ ग्रहण संबंधी, बनेगा विद्यार्थियों से, और सौंदर्य बोध संबंधी प्रश्न बनेगा। देखेंगे आप लोग अपने गाइड देखेंगे,
तीन चार जो प्रश्न है उसमें भी इसमें भी प्रश्न है। चले अब आगे चलें। अब तीसरा खंड चलते हैं। तीसरा, सचमुच मुझे दंड दो कि भूलूं मैं तुम्हें भूल जाने की। कवि महोदय यहाँ अपनी इच्छा प्रस्तुत करते हैं। क्या इच्छा प्रस्तुत करते हैं? पुरावंती देखते हैं। सचमुच मुझे दंड दो कि भूलूं मैं तुम्हें भूल जाने की। तुम्हें भूल जाने की स्वयं दंड पाने की लालसा करते हो, इसलिए उसका दंड मुझे दो। सचमुच मुझे दंड दो, भूलूं मैं तुम्हें भूल जाने का। वे स्वयं दंडित होना चाहते हैं। और कैसे दंडित होना चाहते हैं? नीचे की पंक्तियां देखेंगे। दक्षिणी ध्रुवी अंधकार अमावस्या, शरीर पर चेहरे पर अंतर में पालू मैं, झेलू मैं उसी में नहालू मैं। मतलब वह स्वयं को उस सघन अमावस्या के अंधकार में ले जाना चाहते हैं जो दक्षिणी ध्रुव पर उपस्थित है। इस तरह से अमावस्या के अंधकार में आप स्वयं को ले जाना चाहते हैं, दंड पाना चाहते हैं। अर्थात वह लंबे समय तक स्वयं को घनघोर अंधकार में ले जाना चाहते हैं। दक्षिणी ध्रुवी अंधकार अमावस्या के अंधकार में ले जाते हैं। दक्षिणी ध्रुव में मतलब लंबे समय तक जहां अंधकार रहता है, वह लंबे समय तक स्वयं को घनघोर अंधकार में ले जाना चाहते हैं, जिससे अंधकार उसके शरीर पर, चेहरे पर, अंतर में मतलब हृदय सभी जगह व्याप्त हो जाए। वह अंधकार उसके शरीर पर, चेहरे पर, हृदय में, पालों में, झेलों में, उसी में नहा लूं। और उस अंधकार को प्रत्येक स्तर पर कोई महोदय झेलना चाहते हैं, वह उसी में नहाना भी चाहते हैं, ताकि वह अंधकार को अपने अंदर, अंधकार उसे अपने अंदर आत्मसात कर ले। ठीक है, वह अंधकार को अपने अंदर और अंधकार उसको, दोनों एक में मिल जाए। कहने का भाव बहुत ही सुंदर है। इन पंक्तियों में कवि अपनी ग्लानि को व्यक्त करना चाहते हैं। क्या ग्लानि को व्यक्त करना चाहते हैं? कवि कहते इस बात से व्यथित है कि जिस प्रिय ने उसे अपना सब कुछ समर्पित कर दिया, उस प्रिय को वह उचित प्रत्युत्तर नहीं दे सका। प्रिय के प्रेम आत्मीयता के बदले उसे कुछ भी वापस ना लौटा सका। इस कारण उन्हें क्षोभ है, दुखी है कहेंगे। ठीक है, इसलिए अंधकार में जाना चाहते हैं। शरीर पर, चेहरे पर, हृदय से अंतर में पालू मैं, झेलू मैं, उसी में नहा लूं, मैं उसी में डूब जाऊं और वो अंधकार को मैं आत्मसात लूं, अंधकार मेरे को आत्मसात कर ले। बन जाएगा। बहुत सरल है, बहुत सरल है। अब आगे के अवंतियां देखेंगे। कवि कौन से दंड पाना चाहते हैं? कवि अंधकार में प्रिय को भूलने का दंड कवि के लिए कैसा होगा? बहुत सरल है। प्रिय को क्यों भूल जाना चाहते हैं? इसलिए भूल जाना चाहते हैं कि जो प्रिय के प्रेम आत्मा के बदले वह उसे कुछ भी वापस न लौटा सका। ठीक है ना। काव्यांश में प्रयुक्त तुम्हें पद किसके लिए आए हैं? बहुत ही सरल है। आप एक बार पढ़ेंगे तो नहीं समझ में आएगी, ऐसी बात नहीं। सौंदर्य संबंधी प्रश्न है, ये भी बन जाएगा। क्या क्या प्रश्न है? प्रस्तुत काव्यांश का काव्य सौंदर्य स्पष्ट करें। आत्मा अनुभूति संबोधन शैली के कारण अत्यंत प्रभावपूर्ण बन पड़ा है, जिसकी भाषा किसी प्रकार के बंधन से मुक्त है। इसमें कई जगहों पर अनुप्रास अलंकार भी विद्यमान है। ठीक है। और आगे की पंक्तियां देखेंगे। आगे का प्रश्न है, कवि हमने प्रिय इसलिए भूल जाना चाहता कि वह स्वयं अपने अस्तित्व को खोज सके। अभी कुल मिला के ये बनेगा कि नहीं बनेगा? बन जाएगा। आशय है सभी से बन जाएगा। अब चौथा अवंती देखते हैं, चौथा खंड देखते हैं। आखिरी में, इसलिए कि तुमसे परिवेष्टित आच्छादित रहने का रमणी यह उजेला अब सहा नहीं जाता।
इसलिए कि तुमसे ही परिवेष्टित, परिवेष्टित माने चारों ओर से घिरा हुआ, घेरा के ऊपर और घेरा बनना, यह परिवेष्टित है। इसलिए कि तुमसे परिवेष्टित आच्छादित घेरा बना हुआ है, रहने का रमणी या उजेला अब सहा नहीं जाता। मेरे ऊपर जो भी आपकी है, तुम्हारी जो भी, जिसके कारण मेरे को इतना गंभीरता है, जो विचार है, जो हृदय में भाव बह रहे हैं, नदी बह रही है, सब तुम्हारे, तुमसे परिवेष्टित आच्छादित रहने का रमणी या उजेला अब सहा नहीं जाता, नहीं सहा जाता, मतलब सीमा से ज्यादा हो गया है। ममता की बादल की मंडराती कोमलता भीतर पिराती है, अंदर में उनको ये दर्द टीश हो रहा है। ममता के बादल की मंडराती कोमलता भीतर पिराती है, दर्द करती है। कमजोर और अक्षम अब हो गई है आत्मा। मतलब सब कुछ ये तुम्हारे ही कारण है, तुम्हारे ही कारण हो रहा है। इस कारण मेरे में जो आत्मग्लानि हो रहे, ये कमजोर और अक्षम हो गई है आत्मा, बैशाखी मिल करके। वह छटपटाती छाती को भवितव्यता डराती है, और भविष्य में नहीं रहने पर होगा क्या, इस कारण क्या सोच करके अंदर में क्या है, अंधेरा छा जाते हैं, डर लगते हैं उसको। बहलाती सहलाती आत्मीयता बर्दाश्त नहीं होती है। बहुत ही सुंदर भाव है, बनेगा विद्यार्थियों से, बनेगा। कवि महोदय कहते हैं उनके चारों ओर प्रियतम की आत्मीयता, कोमलता, स्नेह, उसका प्रेम व्याप्त है, जिसके कारण उसको चारों ओर उजालापन हो गया है, परंतु स्नेह की निर्मलतापन, आत्मीयता सहन नहीं होती। क्यों? वह सहने में स्वयं को अक्षम मार रहा है कवि महोदय। प्रिय की कोमल भावनाएं ममता का बादल बनकर उसके भीतर मंडराती रहती है। अथाह प्रेम, स्नेह, ममता, कोमलता, आत्मीयता आदि के कारण उनका अंतर्मन, उनकी आत्मा कमजोर हो गई है। उनकी अथाह स्नेह, प्रेम, ममता, कोमलता, आत्मीयता के कारण क्या हो गई है, आत्मा कमजोर हो गई है। वह कठोरता पर कठिनाई को सहन करने में अक्षम है। यदि उसे हमेशा सहलाने बहलाने वाली आत्मीयता प्राप्त नहीं होगा तो क्या होगा, सोच करके अंधेरे में डूब जा रहे हैं। इसलिए कवि को अब हमने प्रिय की इतनी अधिक आत्मीयता, घनिष्ठता, स्नेह, कोमलता बर्दाश्त नहीं होती। क्यों बर्दाश्त नहीं होती? यदि उसे हमेशा सहलाने बहलाने वाली आत्मीयता प्राप्त नहीं होगा तो क्या होगा, भविष्य को सोच करके वो अब बर्दाश्त नहीं हो रहा है। वह भविष्य को सोचकर इस आत्मीयता से क्या होना चाहते हैं, दूर जाना चाहते हैं। चारों तरफ कठोरता ही कठोरता है, ताकि उसमें कठिनाइयों से संघर्ष करने की क्षमता विकसित हो सके। चारों तरफ कठोरता ही कठोरता हो, ये कवि महोदय चाहते हैं, ताकि क्या हो, कठिनाइयों से संघर्ष करने की क्षमता विकसित हो सके। वह विपरीत परिस्थितियों में मुकाबला करके विजयी होने में सक्षम हो सके। कवि अपने प्रिय के ममतामयी कोमल भावनाओं के संरक्षण से बाहर निकलना चाहते हैं। बहुत ही सुंदर भाव है, विद्यार्थी करेंगे। कवि किसे सहन नहीं कर सकता, प्रिय के आत्मीयता के उत्पन्न उजले को सहन नहीं कर पा रहे हैं। बहुत ही सुंदर है। अरे पढ़ेंगे तो सब बन जाएगी। एक बार पढ़ेंगे, दोबारा पढ़ने की आवश्यकता नहीं, मन से पढ़ेंगे तो ठीक है, और परमात्मा का सहयोग मिलेगी। ठीक है, ज्यादा आपको वांछित, ज्यादा से ज्यादा कम मेहनत में ज्यादा लाभ लेना है तो जरूर सहारा लीजिए। 5वां खंड देखें, अर्थग्रहण संबंधी प्रश्न हो गया, और सौंदर्य बोध संबंधी प्रश्न भी करेंगे विद्यार्थी। अब 5वां है, सचमुच मुझे दंड दो, हो जाऊं पाताली अंधेरे की गुहाओं में, विवरों में, धुएं के बादलों में, बिल्कुल मैं लापता। कवि महोदय क्या चाहते हैं, सचमुच मुझे दंड दो कि हो जाऊं पाताली अंधेरे की गुहाओं विवरों में,
पाताली अंधेरे की जो गुफाओं में चले जाऊं, एकदम अंधेरा में डूब जाऊं, बीवरों में जो छेद होते, बीवरों माने बिलों में घुस जाऊं, धुएं के बादलों में बिल्कुल बिल्कुल मैं लापता लापता, वहां भी तो तुम्हारा सार है। फिर अंत में सोचते अरे ये सब चीज इस तरह से लापता हो जाऊं, अंधेरे की गुहाओं भीवरों में बिलों में घुस जाऊं, धुएं के बादलों में छिप जाऊं, बिल्कुल लापता हो जाऊं, लेकिन वहां भी तो तुम्हारा प्रियतम का प्रिय का प्रिय का प्रेरणा है, प्रिय का सहारा है, वहां भी तो तुम्हारा सहारा है। इसलिए कि जो कुछ भी मेरा है या मेरा जो होता सा लगता है, जो कुछ अभी है और मेरा होने को जो भी लगता है, होता शायद संभव है, और जो भी संभव होने को लगता है सभी वह तुम्हारे कारण के कार्यों का घेरा है। ये सब चीज जो है वो सब तुम्हारे प्रिय के कारण ही परिविष्टि, मतलब घेरा के ऊपर आपकी छाया है। सभी वह तुम्हारे ही कारण के कार्यों का घेरा है, कार्यों का वैभव। अब तक जो जिंदगी में जो कुछ था, जो कुछ है, संघर्ष स्वीकार है। कार्यों में जो वैभव है, अब तक जिंदगी में जो कुछ था और जो भी है और जो भी संघर्ष स्वीकार है, इसलिए कि जो कुछ भी मेरा है वह तुम्हें प्यारा है, और इसलिए कि जो कुछ भी मेरा है इस वह सब तुम्हें प्यारा है। ठीक है, बनेगा विद्यार्थियों से। सचमुच मुझे दंड दो कि हो जाऊं पाताली अंधेरे की गुहाओं में, भीवरों में, धुएं के बादलों में, बिल्कुल मैं लापता लापता कि वहां भी तो तुम्हारा सहारा है। इसलिए कि कुछ भी मेरा है या मेरा जो होता सा लगता है, होता सा संभव है, सभी वह तुम्हारे कारण के कार्यों का घेरा है, कार्यों का वैभव है। अब तक तो जिंदगी में जो कुछ था, जो कुछ है, संघर्ष स्वीकार है, इसलिए कि जो कुछ भी मेरा है वो तुम्हें प्यारा है। कवि अपने प्रिय से निवेदन करता है कि उसे दंड दे, याचना सच्चे मन से कर रहा है कि कवि ये चाहते हैं कि चारों ओर घिरे हुए प्रियतम के उजाले से मुक्त होकर घने अंधकार में भरी पताली गुहाओं में, सोने अंधेरे बिलों में, दरारों में, घने धुएं में से बने बादलों में लापता हो जाए, गायब हो जाए, छिप जाए। लापता होने पर कभी अपने प्रिय का सहारा रहेगा, वह अपने अकेलेपन धन को अंधकार में रहकर भी अपने प्रिय की स्मृति के सहारे सरलता से झेल सकेगा। कहने का भाव, कभी जानता है कि उनका अस्तित्व उनके प्रियतम के कारण है। अब तक उसके जीवन में जो कुछ पाया, उसका जो कुछ उसे अपना होता सा लगता है अथवा जो कुछ उसका होने की संभावना है, वह सब प्रियतम के कारण है। कवि ने जो कार्य किए, जिन कार्यों के लिए वह जाना जाता है, उसे सब कार्यों का प्रेरणा का स्रोत उसका प्रिय ही है। उसके जीवन में जो कुछ पहले था, आज जो कुछ है उसके पास है, उस सब को उसने प्रसन्नता पूर्वक स्वीकार किया है, क्योंकि कवि को हर उपलब्धि अच्छी और बुरी सब उसके प्रियतम को प्यारी लगती है। अब अच्छा ये बताइए, सरल है कि कठिन है संघर्ष स्वीकार है गजानन माधव मुक्ति बोध का? बहुत सरल है। सौंदर्य बोध, अर्थ ग्रहण संबंधी सौंदर्य बोध वाला करेंगे विद्यार्थी। हो सकेगा तो कल तो नहीं लिख पाएंगे, कोई बात नहीं लिख पाएंगे, लेकिन मैं पूछूंगा, आप लोगों को पढ़ करके आना है। जहां तक हो सके कुछ न कुछ जरूर पढ़ना है। प्रश्न उत्तर करेंगे और आखिरी में प्रश्न उत्तर है, प्रश्न है कविता के आसपास, कविता के आसपास। सुने जी, और जो भी प्रश्न हैं पाठ्य पुस्तक के प्रश्न उत्तर है, कविता के साथ साथ और क्या है, कविता के आसपास है और काव्यांशों पर आधारित प्रश्न। बस
ये कविता के आसपास प्रश्न है, उस सबको करने हैं, विद्यार्थियों को करेंगे। कल ही नहीं हो सकता है, कोई बात नहीं, मंजूर है।